नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स SOPVA, डिप्लोमा इन थिएटर आर्ट्स DTH, T005 मैनुअल ऑफ क्लासरूम प्ले प्रोडक्शन हिंदी, ब्लॉक 1 मैनुअल ऑन क्लासरूम प्ले प्रोडक्शन, नाटक -4 आदमी 1, कुलभूषण 8, पूज्यवर्धन 2, दिव्या 9, लाठीवाला 3, सावित्री 10, कमेटीवाला 4, रामपाल 5, जालिम सिंह 6, सूत्रधार 7, किशन, दृश्य 1, 11, बंदूकवाला। कुलभूषण ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा है। शीशे के सामने खड़ा वो अपना बाल ठीक कर रहा है। वहीं उसकी बेटी दिव्या एक कुर्सी पर बैठी हाथ में बिजली का बिल लिए देख रही है। कुलभूषण, दिव्या मेरा डिनर बॉक्स तैयार हो गया क्या? कुलभूषण की बेटी दिव्या वहीं से बैठे बैठे अंदर अपनी माँ को आवाज लगाती है। दिव्या, माँ, पापा का डिनर बॉक्स। दिव्या, पापा, ये बिजली वालों ने क्या भेजा है? कुलभूषण, कितना है? दिव्या, 2.5 लाख। कुलभूषण, हाँ, गुड जोक। अब सीरियसली बोलो, कितना है? दिव्या, 2.5 लाख है पापा। कुलभूषण उसके हाथ से बिल लेकर देखता है, दोबारा देखता है, उसे विश्वास नहीं होता, बार बार देखता है। बिल वापस दिव्या को देकर अपनी जगह पर लौट आता है, जैसे किसी सदमे में है। एकाएक पागलों की तरह चिल्लाना शुरू कर देता है। हे भगवान, ये कैसी सजा दे रहा है तू? एकाएक चुप हो कुछ याद करता है। याद आते ही, हाँ, मैं तुम सबको देख लूंगा। ये तो घोर अंधकार है। कहीं 2 महीने का बिजली बिल 2.5 लाख होता है? ये क्या लूट मचा रखा है? फिर कुछ याद करता है। हाँ, तुम लोग जानते नहीं हो, मैं बैंड बजा दूंगा। बोलते हुए दिव्या के नजदीक जाता है और उससे कहता है, कुलभूषण बेटी, ऐसे छाती पीट के रोने, चीखने, चिल्लाने या इन कमेटी वालों को धमकी देने से कुछ नहीं होने वाला है। दिव्या, फिर क्या करें पापा? कुलभूषण उंगली से दिव्या के दिमाग की ओर इशारा करते हुए, इससे काम लेना होगा। कुछ सोचो और बताओ, कहाँ से आएंगे ये 2.5 लाख? दोनों सोचते हुए जल्दी जल्दी चल रहे हैं। *. दिव्या, पापा? कुलभूषण, हाँ, बोलो। दिव्या, एक बात बताइए, हमें पढ़ाया जाता है कि पहले इंसान जंगलों में रहते थे। कुलभूषण, करेक्ट है। दिव्या, तो क्या तब बिजली का बिल जंगल में भेजा जाता था? कमेटी वालों से बात करना इतना आसान होता है क्या? वैसे तुम्हारी बात कुछ ठीक भी है। जरा बिल का डिटेल देखो तो क्या है? वो तो बाजार बाकी जनहित अधिभार ईज। दिव्या, लिखा है बिजली का बिल 3,000, बाकी जनहित अधिभार। कुलभूषण, हाँ, यही चाहिए। सुना दिव्या, हमारे बिजली का बिल 3,000 ही है। अच्छा देखो, उस जनहित अधिभार का कुछ नाम भी लिखा है क्या सर? जनहित अधिकार व दिव्या, हाँ, लिखा है। कुलभूषण, तो बताओ बेटी। दिव्या, लिखते हैं आजिद रिचिता मंगो फेरा आलोरा, आजिद रिचिता मंगो फेरा आलोरा आए। कुलभूषण, दिव्या, आजिद रिचिता मैंगो फेरा आलोरा, आजिद रिचिता मैंगो फेरा आलोरा, जनहित अधिभार। ये कैसा अधिभार है पापा? इतना भयानक अधिभार? और ये अधिभार हमसे क्यों? कुलभूषण, जरूर ये लोग कुछ बड़ा करने की सोच रहे होंगे। देखती नहीं कितना भारी नाम है, कुछ ना कुछ बड़ा काम होगा। वैसे कौन सा जनहित अधिभार लिखा है, एक बार फिर से बताना। दिव्या, आजिद रिचिता मंगो फेरा आलोरा, जनहित अधिभार। कुलभूषण, गजब का मैंगो फेरा है। ठीक ही होगा, वो कमेटी वाले कहते भी तो हैं ना। दोनों एक साथ बोलते हैं। नैतिकता और मानवीयता भी तो कोई चीज होती है। उद्धरण चिन्ह. दिव्या, लेकिन पापा, आप ये क्यों भूल रहे हैं कि हमें अभी भी वो 2.5 लाख तो देने ही हैं? कुलभूषण, हाँ, ये भी सही बात है, जरा वो लिस्ट लाना। दिव्या बिजली का बिल उसके हाथ में लाकर दे देती है। कुलभूषण, ये नहीं बेटी, काम पर जाने वाली लिस्ट। दिव्या, वो आपके पास ही है। कुलभूषण जेब में हाथ डालकर देखता है। हाँ है, कभी कभी दिमाग काम करना बंद कर देता है। कुलभूषण कागज लड़की को देते हुए, क्या नाम लिखा है? दिव्या, शर्मा जी। कुलभूषण, उसके साथ लिखो कुमार बाबू, उपाध्याय जी और जालिम सिंह। दिव्या, आज आप ओवरटाइम करेंगे क्या? कुलभूषण,
सावित्री, 2.5 लाख देने भी तो है ना। तब तक अंदर से पत्नी आ जाती है। एक हाथ में खाने का डिब्बा है और कुछ सामान भी है। कुलभूषण को देती है कि कंप, ये बोरा, ये लीजिए आपका डिनर बॉक्स और ये मंकी कैप, ये बोरा, ये टॉर्च और ये रहा आपके चाबियों का गुच्छा। कुलभूषण सावित्री से, तुम कितनी समझदार हो। दृश्य 2 निकल जाता है। कहते हुए कुलभूषण सारा सामान लेकर निकल जाता है। मंकी कैंप लगाए, एक हाथ में टॉर्च लिए, दूसरे में चाबी का गुच्छा लटकाए कुलभूषण एक विंग में जाता है और उसी विंग से निकलता है। उसके बोरे में कुछ भर गया है। फिर दूसरे विंग में जाता है और वापस आता है, बोरा पहले से कुछ अधिक भर गया है। फिर इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ता है, तभी उसकी टक्कर एक चोर रामपाल से होती है। कुलभूषण और रामपाल दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। दोनों दोस्त हैं। रामपाल दबी आवाज में कुलभूषण की भरे बोरे को आश्चर्य से देखते हुए, बाप रे, अब क्या कर रहे हो। कुलभूषण दूसरा बोरा निकालता है और दिखाते हुए, ओवर टाइम कर रहा हूं। और तुम अभी तक क्या कर रहे हो। रामपाल, मैं भी ओवर टाइम कर रहा था, अब घर जा रहा हूं। कुलभूषण, मेरी हेल्प करोगे। रामपाल, क्या। कुलभूषण, मेरा सामान उठाने मेरे साथ एक जगह चलोगे। रामपाल, कहाँ। कुलभूषण, जालिम सिंह के यहाँ। रामपाल, अरे माट साहब के यहाँ, उनका घर जानते हो। कुलभूषण, नहीं। रामपाल, चलो मेरे साथ। जाने के लिए दोनों जैसे ही पलटते हैं, चोरी करके लौट रहे जालिम सिंह से टकरा जाते हैं। जालिम सिंह को देख दोनों सकपका जाते हैं। घबराहट में कुलभूषण किसी मशीन की तरह एक ही सांस में बोलना शुरू कर देता है, मगर धीरे धीरे, ताकि कोई सुन ना ले। ऐ मेरे दोस्त, लौट के आ जा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। कुलभूषण की बात खत्म होते ही उसका दोस्त रामपाल उस लाइन को आगे बढ़ता है। अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। जालिम सिंह थोड़ा खींचते हुए, पागल हो गए हो क्या, क्या है ये। कुलभूषण, बस सर निकल गया, घबराहट में निकल गया। लेकिन घर जा रहे हैं, इतनी जल्दी, डरा दे, यूथा दे। जालिम सिंह, समय देखा है, सुबह 54 बज रहे हैं। तुम लोग अभी तक, और ये तुम, एक साथ, दोनों। रामपाल एकदम जल्दबाजी में, सर आज ओवरटाइम हो रहा है, मैं इसका हेल्प कर रहा हूं और अब आपके घर ही जा रहे थे। जालिम सिंह, फिर तो कोई फायदा नहीं, मेरे घर पर आज कमेटी वालों का सफाई अभियान चल रहा था, जाओ कोई और घर देखो। कुलभूषण, अच्छा ठीक है, चल भाई रामपाल। कुलभूषण और रामपाल एक विंग में और जालिम सिंह दूसरे विंग में चले जाते हैं। एक विंग से एक सूत्रधार आता है। कोष्टक . दृश्य 3 सूत्रधार। इस शहर में सब कुछ बड़े अच्छे से चल रहा था, किसी को भी किसी से कोई शिकायत नहीं होती, कोई किसी से सवाल जवाब नहीं करता। एक अलग ही तरह का सिस्टम था। इस शहर में एक कमेटी थी, जिसके देख रेख में यहाँ की व्यवस्था बनाई गई थी। चोरों का शहर के नाम से यह इलाका प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग बड़े ईमानदारी से एक दूसरे के यहाँ चोरी किया करते थे। सिवाय कमेटी वालों के वे लोग चोरी नहीं करते थे, क्योंकि वे अपने शहर और अपने लोगों की देखभाल करते थे। कमेटी वालों को जब भी पैसे की कमी महसूस होती, वे जनहित में कोई अधिभार लगाकर उसकी पूर्ति कर लेते थे। एक दिन पता नहीं कैसे उस शहर में एक ऐसे आदमी का प्रवेश होता है जो कि निहायत ही ईमानदार टाइप का था। मज़े की बात तो ये है कि रात में वो बाकियों की तरह चोरी करने बाहर भी नहीं जाता था, और हद तो तब हो गई जब उसने अपने घर में भी अन्य चोरों को चोरी करने से मना कर दिया। ईमानदार आदमी किशन का प्रवेश निम्न पंक्तियों को गाते हुए होता है। वो एक विंग से आता है और दूसरे विंग में चला जाता है। तुम कहते मैं भाग्य विधाता, तुम कहते मैं मार्ग दिखाता, मैं कहता तुम कौन हो। तुम कहते तुम कर्म करो, तुम कहते तुम काम करो, मैं कहता मेरा हक दो। तुम कहते तुम इधर चलो, तुम कहते तुम उधर चलो, मैं कहता मुझे चलने दो। तुम कहते मेरी बात सुनो, तुम कहते मेरी बात कहो, मैं कहता मैं भूखा हूँ। रात का दृश्य। मंच के एक साइड में हल्का प्रकाश होता है। घर का एक कमरा, कमरे के एक हिस्से में कुर्सी, सेंटर में टेबल जिस पर फूलों से भरा एक फ्लावर पॉट, घड़ी तथा कुछ किताबें रखी है। साइड में एक ब्रीफकेस है। रामपाल एक हाथ में बोरा और दूसरे में टॉर्च लिए चोरी के इरादे से दबे पांव चारों तरफ अवलोकन करते इस घर में घुसता है।
उसी समय दूसरे विंग से किशन एक हाथ में चाय का कप लिए और दूसरे हाथ में किताब पढ़ते हुए मंच पर आता है। दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं जिसकी वजह से दोनों डर जाते हैं। किशन, कौन हो तुम और इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? रामपाल, रॉब में मैं कौन हूँ वो सब बाद में। इससे पहले कि मैं आप से बाहर हो जाऊं, तुम बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किशन, अरे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। रामपाल, उत्तेजित हो, ओए बाबू, कोतवाल ओतवाल की धमकी हमें मत दो। कोतवाल साहब हमारे यहाँ जेब की तरफ इशारा करते हुए रहते हैं। किशन, जेब में? रामपाल, दिल में। दिल में रहते हैं हमारे कोतवाल साहब, हमारे दिल में रहते हैं। में लगते हैं हमारे। अब बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किशन, ये मेरा घर है भाई, और कोई अपने घर में क्या करता है? रामपाल, क्या करता है? अब ये मैं कैसे बता सकता हूँ? विचार की मुद्रा में, किसी प्रोफेसर की तरह। वैसे तुम्हारा सवाल है बड़ा दिलचस्प। अगर कोई अपने घर में होता है तो करता कुछ ना कुछ जरूर है, और मजे की बात यह है कि घर पर उसका कुछ ना कुछ करना। उसी समय हमारे पड़ोस में रहने वाले तोप सिंह अपने पूरे परिवार का खाना बना रहे होते हैं। ठीक उसी वक्त पूरे मोहल्ले, पूरे शहर, पूरा शहर ही क्या, मैं तो कहूँगा कि सभी जिलों के घरों में कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर ही रहा होता है। लेकिन सबको लगता यही है वो कर कुछ नहीं रहा है। अब तुम बताओ, इस कुछ करने ना करने के चक्कर में इस देश, इस दुनिया को कितना घाटा लगता है। मानो कोई बहुमूल्य वास्तु हाथ लग गई हो। चौंक कर इस रात के अंधेरे में मिलने वाले मेरे अजनबी दोस्त, क्या तुम जानते हो तुम्हारे इस एक सवाल ने इस दुनिया को एक बहुत बड़ा विद्वान दिया है? किशन, ओए विद्वान के जिन, पहले ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रामपाल, मैंने तुम्हारे एक सवाल का जवाब दे दिया है, अब तुम्हारी बारी है, तुम बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किशन, अरे यहाँ क्या सवाल जवाब का कोई गेम हो रहा है? ये घर मेरा है और मैं अपने घर में जो भी चाहूँ, जब भी चाहूँ कुछ भी कर सकता हूँ। अब तुम चलो, निकलो मेरे घर से। धक्का देते हुए निकालने की कोशिश करता है। रामपाल उतनी ही तेजी से उसके ऊपर चिल्लाते हुए वापस आ जाता है। *. रामपाल, ऐसे कैसे निकल जाओ? कोई दाल भात है क्या कि ऐसे हाथ में उठाया, मुंह में लगाया और काम तामम? जब तक मेरा काम नहीं हो जाता तब तक मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। किशन, भाई साफ साफ बताओ तुमको क्या काम है? रामपाल, काम क्या है? तुम्हारे पास वो चीज़ है कि नहीं जिसे शास्त्रों में दिमाग नाम दिया गया है? अरे भाई, चोरी करना है मुझे, शब्दों को चबाते हुए, समझे कुछ? मुझे तुम्हारे घर में आज चोरी करना है और तुम अभी तक अपने घर में ही हो? किशन, क्या? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? आधी रात को तुम मेरे घर में मेरे सामने खड़े होकर मुझसे कह रहे हो कि तुम मेरे घर में चोरी करना चाहते हो, और जरा हिम्मत तो देखो, मुझसे ही कहते हो कि मैं अपने घर से चला जाऊं क्योंकि तुम आराम से चोरी कर सको? रामपाल, कॉमन सेंस वाली बात है। जब तक तुम यहाँ रहोगे मुझे चोरी करने में परेशानी होगी। अपना सामान जाते देख तुम भी बेवजह परेशान होगे। किशन, मैं सच में समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या तुम सचमुच, क्या तुम किसी पागलखाने से भागे हुए पागल तो नहीं हो? इस तरह सामने से चोरी की बात करते हुए क्या तुमको डर नहीं लगता? रामपाल, इसमें डरने वाली क्या बात है? क्या चोरी करना पाप है? सभी करते हैं, इसमें नया क्या है? पागल तुम हो जो अभी तक मुझसे बहस कर रहे हो और बेवजह हम दोनों का समय खराब कर रहे हो। चलो चलो बाहर निकलो। किशन को बाहर धकेलता है। दुनिया के किसी भी समाज में चोरी जैसी, अच्छा क्या, मैं तो कहूँगा इसे पूरी दुनिया भर की किताबों में लिखा है। किशन, अरे भाई, किस दुनिया से आए हो? चीज़ को अच्छा नहीं कहा जाता है। दुनिया में जुर्म मतलब क्राइम कहते हैं कि चोरी करना जुर्म है। रामपाल जल्दबाजी में अपना कोट, स्वेटर, शर्ट उतारकर जमीन पर पटक देता है। अंदर हाफ बंडी पहना हुआ है, उसके अंदर से एक किताब निकालता है और उसे देकर चिल्लाते हुए कहता है, दिखाओ दिखाओ, इसमें दिखाओ, इसमें कहाँ लिखा है कि चोरी करना जुर्म है? तुम जैसे लोगों ने चोरी जैसे काम को बदनाम कर रखा है। पता नहीं कहाँ कहाँ से किताब पढ़ लेते हो। अरे अगर कोई चोरी नहीं करेगा तो अपने घर वालों को खिलाएगा क्या, खुद क्या खाएगा? किशन, तो क्या यहाँ सबका जीवन चोरी के सहारे ही चलता है? रामपाल, यहाँ मतलब? तुम तो भाई ऐसे चौंक रहे हो जैसे तुम किसी दूसरे ग्रह पर रहते हो जहाँ के लोग चोरी चकारी करते ही नहीं। किशन, हाँ वाकई मैं कोई चोर नहीं हूँ जो तुम्हारी तरह चोरी चकारी करता रहूं। रामपाल,
मुझे शर्म आती है तुम्हारे ऊपर जो इंसान होते हुए भी चोरी नहीं कर सकते। मैं तो कहता हूँ तुम इंसान के नाम पर बोझ हो। अरे तुमसे अच्छे तो जानवर हैं। किशन, हाँ तुम्हारी ये एक बात मैं मान सकता हूँ कि जानवर हम इंसानों से कहीं अच्छे हैं। कम से कम वे हम इंसानों की तरह धूर्त तो नहीं होते। रामपाल, क्या खाक समझे? अगर इतने ही समझदार हो तो एक बात बताओ, क्या तुमने कभी बंदर देखा है? किशन, हाँ भाई बंदर देखा है। बोलो क्या है? रामपाल, कभी किसी के घर से रोटी वोटी लेकर भागते हुए देखा है? किशन, हाँ हाँ देखा है। रामपाल, तो जरा बताओ कैसे बंदर किसी के भी घर में घुस जाता है और खाना वाना लेकर भाग जाता है? किशन उसकी बात सुनकर झुंझला जाता है और उसे गुस्से से घूरता है। उसे गुस्सा होते देख रामपाल कहता है, रामपाल, हाँ बंदर काटने से पहले बिल्कुल ऐसे ही देखते हैं, लेकिन आप दिखाई मत बस बताई। किशन, ठीक है। पहले दूर से ही वो किसी एक घर को साधता है और फिर घर के नज़दीक पहुंचता है और वहां से रोटी को ठीक से टारगेट करता है और बिल्कुल दबे पांव धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है और मौका मिलते ही। रामपाल किशन की बातों को सुनते हुए उसके चारों तरफ दबे पांव कुछ इस तरह से घूमता है मानो जैसे यहाँ किशन ही रोटी है। रामपाल किशन के बगल में पहुंच जाता है और उसकी बात को काटते हुए एक ही सांस में बोलता है। लपक के उस घर में घुस जाता है और पलक झपकते ही 9-2-11। किशन को धीरे धीरे समझाते हुए, और इस तरह से चुराए गए रोटी को बंदरों के समाज में क्राइम नहीं कहा जाता है। कुछ समझ में आया? किशन गुस्से में चिल्लाते हुए, भाग जाओ यहाँ से इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो जाए, उसे मारने के लिए उसे दौड़ाता है। भाग जाओ यहाँ से। रामपाल एक जगह जाकर दोनों थक कर रुक जाते हैं। दोनों आमने सामने हैं। किशन के हाथ में चप्पल है। रामपाल उसे शांत कराता है। किशन, शांति शांति शांति। किशन शांत होने लगता है और लंबी लंबी सांस लेता है। लंबी लंबी सांस लो, लंबी लंबी सांस लो। शांति शांति। किशन के पास आकर किसी उपदेशक की तरह उसे समझाता है। जाओ भाई जाओ, बाहर निकलो, जरा घूमो, अपनी नजरें दौड़ाओ और देखो दुनिया कितनी हसीन है, खूबसूरत है। जरा ठहरकर कुछ चोरी चकारी लूटपाट करो भाई। कुछ तो करो, जरा खुद को देखो, ऊपर वाले ने कितना खूबसूरत बनाया है। कुलभूषण गुस्से में, गेट आउट, आई सेड गेट आउट। इसी बीच कुलभूषण बोरे में चोरी का सामान लिए मंच पर आता है। एक्सक्यूज मी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? किशन, अब कितना अंदर आएंगे, बोलिए क्या है? कुलभूषण, जी मेरा नाम कुलभूषण, आपके पड़ोस में ही रहते हैं। इधर से गुजर रहा था तो वो बाहर इस घर से लड़ने की आवाज़ आ रही थी तो सोचा देखता चलूं। क्या बात है? किशन रामपाल की तरफ इशारा हुए, जी इनसे मिलिए, हमारे घर में घुसे हैं। कहते हैं कि मैं अपना घर छोड़कर बाहर चला जाऊं। कुलभूषण रामपाल को संबोधित करते हुए, हम क्यों भाई, जब घर इनका है तो घर ये क्यों छोड़कर जाएंगे? इसमें तो सरासर आपकी ही गलती है। हमारी कमेटी में क्या सिखाया जाता है याद नहीं है आपको? कुलभूषण और रामपाल दोनों एक साथ बोलते हैं, नैतिकता और मानवीयता भी तो कोई चीज़ होती है। रामपाल, हाँ मुझे तो एकदम याद है, इन भाई साहब को समझाइए। कहते हैं कि ना चोरी करेंगे और ना ही करने देंगे। किशन उत्तेजित होकर, देख रहे हैं ना इस पागल आदमी को, मेरे ही घर में खड़े होकर मुझसे ही कहता है कि मेरे घर में चोरी करेगा। कुलभूषण अब बात मेरी समझ में आ रही है। किशन को संबोधित करते हुए, देखिए भाई साहब आप तो पढ़े लिखे हैं, थोड़ी बहुत हम भी पढ़े लिखे हैं। इस बात को तो आप भी मानेंगे कि शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता, बल्कि एक अच्छे समाज के निर्माण में अपना योगदान देना होता है। किशन, तो आप क्या चाहते हैं? मैं चोरी करने दूं? चोरी जैसे गलत काम को बढ़ावा देकर कभी भी एक अच्छे समाज का निर्माण नहीं हो सकता। चोरी करना ना सिर्फ किसी समाज के लिए नुकसानदेह होता है, बल्कि उससे कहीं अधिक अपने और अपने परिवार के लिए भी खतरनाक होता है। चौंक कर, कहीं आप भी तो क्या आप भी चोरी करते हैं? मतलब आपके पास जो बोरा है? कुलभूषण, हाँ उसमें चोरी का ही सामान है, चोरी करके ही तो घर लौट रहा था। रामपाल अल्पविराम डॉट, हाँ भाई हाँ, ये चोरी करके ही लौट रहे हैं, जो कि तुम मुझे नहीं करने दे रहे हो। और इस वक्त मेरे घर में भी कोई चोर आया होगा और अब तक चोरी करके चला भी गया होगा। किशन,
मतलब यहाँ सबका जीवन चोरी के सहारे ही चलता है? कुलभूषण: हाँ, हमारे यहाँ तो यही पैटर्न है। हम तो किसी शादी वादी में भी जाते हैं तो किशन चोरी का ही गिफ्ट ले जाते हैं और आते समय कुछ चुरा भी लाते हैं। बाजार में भी जाते हैं तो हम दुकानदार को चुना लगाते हैं और दुकानदार हमको, और तो और अगर कभी कमेटी दफ्तर में जाना पड़ जाए तो पूरा का पूरा जेब खाली हो जाता है। हम भी मजे हुए चोर हैं, आते समय मेज, कुर्सी, बल्ब, पंखे, आलमीरा जो भी दिखे टांग लाते हैं। रामपाल: मुझे ताज्जुब हो रहा है कि आप लोग चोरी जैसे घटिया काम की वकालत कर रहे हैं। योजक चिन्ह डोट: देखो भैया, ये हमारा काम हम सबका काम है। घटिया शब्द बोलकर गाली मत दो, हम अपने इस काम की पूजा करते हैं। कुलभूषण: हाँ भाई साहब, ये हमारा प्रोफेशन है और आप इस तरह अपशब्द बोलकर ना सिर्फ हमारे प्रोफेशन का अपमान कर रहे हैं बल्कि आप हमारे पूरे समाज का भी अपमान कर रहे हैं। आपको पता है, हमारे बच्चों को अच्छे से अच्छा स्कूल व अच्छे से अच्छा गुरु मिल सके, इसके लिए हम अधिक से अधिक चोरी करते हैं। रामपाल: 3 दिन तक हमारे पड़ोसी को पता नहीं चला था जब मेरे बेटे ने उनके घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरा गायब कर दिया था। जानते हैं, इसी चौराहे पर उसका सम्मान किया गया और उसे अवार्ड दिया गया था। किशन चौंक कर: क्या आप लोग अपने बच्चों को भी चोरी करने की शिक्षा देते हैं? रामपाल: क्यों भाई, उनकी भी तो शादी होगी, उनके भी तो बच्चे होंगे। अगर चोरी करने का स्किल नहीं होगा तो भूखों मरेंगे। मेरा बेटा हमेशा फर्स्ट आता है। बैचलर स्टडी पूरा करते ही कमेटी वालों ने उसे विशिष्ट कमेटी मंडल में लेने के लिए स्कूल वालों को लेटर भी लिख दिया है। ... ग्रेस्पिंग पावर उसकी बड़ी अच्छी है। कुलभूषण: हर माँ बाप का सपना होता है कि उसके बच्चे सफलता के शिखर को छू लें। जो काम वो नहीं कर पाते, चाहते हैं उनका बच्चा करे। किशन: आपको क्या लगता है इस तरह चोरी करके आप लोग या आपके बच्चे तरक्की कर लेंगे? अभी कमेटी वाले आप लोगों को इसलिए कुछ नहीं बोलते क्योंकि आप लोगों से उनको कोई नुकसान नहीं है। जिस दिन आप या आप में से किसी के भी दिमाग में उनकी तरह आरामदेह जीवन जीने का ख्याल आ गया, उसी दिन वे लोग आप लोगों के ऊपर ना जाने किस किस तरह के आरोप लगा देंगे। कुलभूषण: कैसी बात करते हैं किशन बाबू आप? मेरे चोरी करने की काबिलियत को देखते हुए मेरे बॉस ने कहा है, अगर मैं ऐसे ही चोरी करता रहा तो कुछ ही सालों में मेरे पास किराए की जगह खुद का प्लॉट होगा। 8 घंटे की ड्यूटी है पर मैं 12 घंटे काम करता हूँ। काजू भैया का नाम तो आपने सुना ही होगा। उनको ना सिर्फ मनुष्यता का सर्वोच्च शिखर सम्मान दिया गया है बल्कि कमेटी वालों ने उन्हें विशिष्ट कमेटी मंडल में कंसल्टेंट के तौर पर भी रख लिया है। किशन: मनुष्यता का सर्वोच्च शिखर सम्मान? पर किस लिए? कुलभूषण: किस लिए? कैसी बात करते हैं किशन बाबू, सच में आपको नहीं पता? किशन: किस लिए? तो सुनिए, हुआ दरअसल यूं कि एक दिन भरी दोपहरी जब वो घर पर थे तब कमेटी वालों ने छापा मारा। पता है आपको फिर क्या हुआ? पूरे 1075 जूते उनके घर से बरामद हुए, वो भी सिर्फ एक पैर के। पता है आपको काजू भैया ने वो जूते कहाँ से चुराए थे? पूर्व कमेटी अध्यक्षों के घर से, जिसे कभी कमेटी अध्यक्षों ने चुराया था। कुलभूषण: क्या चोर का सम्मान? और पता है आपको, उनके सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि कौन था? हमारे गजरू चाचा। कुलभूषण बताते बताते शून्य में खो जाता है। रामपाल भी उसकी बातों में खो जाता है, जैसे सब कुछ उसके सामने हो रहा हो। आज भी वो दृश्य मेरे सामने जीवंत हो जाता है जब काजू भैया ने गजरू चाचा के पैर छुए थे और गजरू चाचा ने उनके सर पर हाथ रखते हुए कहा था, तरक्की करो। एक जादू था गजरू चाचा में। कहते हैं गजरू चाचा जब बाजार में चलते तो पूरा बाजार हिल जाया करता था और जब वो बाजार से निकलते तो जनता की जेबें खाली हो चुकी होती थी। इतने महान थे हमारे गजरू चाचा। रामपाल भावुकतावश अचानक चिल्लाकर रोने लगता है। गजरू चाचा, गजल चाचा। कुलभूषण: रामपाल का रोना सुनकर झटके से कुलभूषण का ध्यान टूट जाता है। चुप कराने के लिए वह आगे बढ़कर रामपाल के पास जाता है। चुप हो जा रामपाल, चुप हो जा। चाहे गजरू चाचा भौतिक रूप से हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन वो अपने आदर्श, अपने वैचारिकी रूप में हम सबके बीच हैं। गजरू चाचा कभी मरा नहीं करते। रामपाल दहाड़े मारकर रोने लगता है। ए रामपाल, चुप हो जा। इसी बीच सूत्रधार अपने कंधे पर स्ट्रीट लाइट का मॉडल लिए दबे पांव किशन के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। उसके पास चोरी किए हुए कुछ और भी सामान है। सूत्रधार किशन से: ये भाई साहब क्यों रो रहे हैं?
पीछे से आए आवाज सुनकर किशन डर जाता है। कोष्टक डॉट। किशन कौन हो तुम और ये क्या लिए हो? सूत्रधार मैं सूत्रधार हूँ और यह चोरी किया हुआ बिजली का खंभा है जिसे कमेटी वाले साहब के घर के बाहर लगाना है। किशन, क्या कमेटी वाले के घर के बाहर भी चोरी का खंभा? सूत्रधार, जी हाँ, कमेटी वाले के घर के बाहर भी चोरी का खंभा, और क्योंकि कमेटी वाले चोरी नहीं करते इसलिए उनके लिए चोरी हमें करना पड़ता है। क्योंकि सूत्रधार, कुलभूषण और रामपाल तीनों एक साथ बोलते हैं, नैतिकता और मानवीयता भी तो कोई चीज होती है। किशन, क्या कमेटी वाले खुद चोरी नहीं करते और अपने लिए किसी और से चोरी करवाते हैं? उनकी असली नियत क्या है ये तो इसी बात से समझा जा सकता है। सूत्रधार, तो उनकी असली नियत क्या है ये बात आप इन लोगों को कमेटी वाले साहब के सामने ही समझा दीजिए। मंच पर हाथ जोड़े कमेटी वाले की एंट्री होती है। कमेटी वाला, नमस्कार किशन बाबू। अरे भाई, नैतिकता और मानवीयता भी तो कोई चीज होती है, समझते नहीं हैं आप? जब से आप यहाँ आए हैं बेवजह यहाँ के मासूम लोगों को परेशान कर रहे हैं। कुछ लोगों ने कमेटी में आपके खिलाफ कंप्लेन लिखवाया है। किशन, क्या मेरे खिलाफ कंप्लेन? पर किस बात के लिए? कमेटी वाला, आप पर आरोप लगाया गया है कि एक तो आप दूसरों के काम में बाधा डालते हैं और दूसरा ये कि आप जिस समाज में रहते हैं, जो समाज आपको सब कुछ देता है, आप उसी के प्रति अपने कर्तव्य से भाग रहे हैं। आप कुछ काम नहीं करते। इससे हमें डर है कि कहीं हमारे समाज का अस्तित्व खतरे में ना पड़ जाए। किशन, सबसे पहली बात, आप लोग जिसे बार बार काम कह रहे हैं और जिसे मेरा कर्तव्य बता रहे हैं उसे काम नहीं चोरी कहते हैं, और चोरी किसी भी समाज के हित में नहीं हो सकता। मेरे चोरी ना करने से आपके समाज का अस्तित्व खतरे में कैसे पड़ेगा? कमेटी वाला है कलयुगी इंसानियत से बैर रखने वाले इंसान रूपी प्राणी। क्या आपको पता है, जिस रात आप घर से बाहर नहीं निकलते उस रात कोई एक आदमी आपके घर से खाली हाथ लौटता है। आपने तो अपना घर उसे लूटने नहीं दिया, लेकिन जब वह अपने घर वापस जाता है तब तक उसका घर लूट चुका होता है। इसलिए उस रोज उसे और उसके पूरे परिवार को भूखे ही रहना पड़ता है। यही घटना पिछले कई रातों से घट रही है। हर रोज एक परिवार को भूखे रहना पड़ रहा है, वो भी सिर्फ आपकी वजह से। किशन, तो इस तरह का काम आप लोग करते ही क्यों हैं जिसमें किसी दूसरे की निर्भरता शामिल हो? कोई ऐसा काम कीजिए जिससे किसी को भी किसी प्रकार का डर ना हो। मैं ना चोरी करूंगा और ना ही अपने यहाँ किसी को करने दूंगा। कमेटी वाला, बताइए आपकी यह पढ़ाई किस काम की जो हर रोज किसी ना किसी परिवार के भूखे सोने का कारण बनती है? अब आप ही बताइए, ऐसे कब तक चलेगा? हम नहीं चाहते कि आपके ऊपर कमेटी के नियम के अनुसार कोई कार्रवाई हो, इसलिए बेहतर तो यही होगा कि आप ही कोई उपाय बताएं। कुलभूषण और रामपाल को संबोधित करते हुए, अरे भाई, नैतिकता और मानवीयता भी तो कोई चीज होती है। किशन, अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे किसी को चोरी ना करने देने से इस समाज को बहुत नुकसान हो रहा है तो ठीक है, आप लोग चाहें तो बेशक मेरे घर में चोरी कीजिए। लेकिन कुलभूषण और रामपाल एक साथ। अब लेकिन क्या? किशन, लेकिन मैं कहीं चोरी नहीं करूंगा। मैं हर रात को अपने घर से बाहर चला जाया करूंगा और सुबह अपने घर आऊंगा। या तीनों एक संभ। कमेटी वाला, कुलभूषण और रामपाल तीनों एक, हमें आपकी यह शर्त बिल्कुल मंजूर है। मंच पर चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। सूत्रधार के सिवा सभी विंग में चले जाते हैं। सूत्रधार बिल्कुल वैसे ही है, अभी भी उसके पास बिजली का खंभा है। सूत्रधार, तो कुछ इस तरह चोरों के शहर में इकलौता व ईमानदार आदमी एकदम अलग थलग हो जाता है। चोरी करना किसी भी परिवार, किसी भी समाज के हित में नहीं हो सकता। चोरी करने से कभी किसी का भला हो ही नहीं सकता। चोरी करने वाला इंसान किसी भी समय मुसीबतों से घिर सकता है। कुछ इसी तरह की बातों से वो उस शहर के लोगों को समझाने का प्रयास करता, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं समझी। उल्टा वही उन लोगों के सामने बेबस और लाचार हो गया। जैसा किशन ने प्रॉमिस किया था, वो हर रात को अपने घर से बाहर किसी खुली जगह पर चला जाता था। साथ में वह अपने साथ कोई एक किताब और पीने के लिए कॉफ़ी ले जाता। किशन एक विंग से निकलता है तथा अपने साथ लाई चीज़ों को ज़मीन पर रखते हुए बैठ जाता है। उसके पास एक दो किताबें हैं जिसे वह ज़मीन पर रख देता है, फिर अपना जूता उतारता है और कोट उतारकर साइड में रख देता है तथा उसी कोट पर अपने हाथ की रिस्ट वॉच उतारकर रख देता है। उसकी हालत एकदम अच्छी है। वह अपने साथ रखे थर्मस से एक कप में कॉफ़ी निकालता है और पीते हुए दूर क्षितिज में कहीं गुम हो जाता।
सूत्रधार, एक तरफ किशन हर रात को अपने घर से बाहर निकलता तो वहीं उसी समय दूसरी तरफ कोई चोर चोरी के इरादे से उसके घर में घुस जाता। किशन के घर में हल्का प्रकाश होता है और एक चोर उस घर में घुसता है। वो एक ओर रखे ब्रीफकेस और कुछ सामान उठाकर चला जाता है। सूत्रधार, ये सिलसिला नियमित रूप से तब तक चलता रहा जब तक किशन का घर एकदम से खाली नहीं हो गया। किशन के घर में हल्का प्रकाश होता है, पूरा घर खाली है, बस जमीन पर कुछ किताबें पड़ी हैं। दूसरे प्रकाश में किशन आता है, उसके पास सिर्फ कॉफी का एक थर्मस, एक कप और एक किताब है। उसने एक पुराना पैंट तथा पुराना शर्ट पहना है। कोष्टक डॉट। सूत्रधार, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। दरअसल बात की शुरुआत ही यहीं से होती है। किशन के चोरी ना करने से चोरों का पूरा शहर उथल पुथल हो गया था। कमेटी वालों ने उसके ऊपर अपनी गिद्ध दृष्टि लगा रखी थी। तभी अंधेरे में से आवाज आती है, पूज्यवर्धन, थोड़ी कॉफी हमें भी देंगे क्या? किशन। सूत्रधार के ऊपर अंधेरा हो जाता है, जैसे वह पहले से जानता हो। आइए, कुछ दिनों से मैं आप ही लोगों के बारे में सोच रहा था कि आप लोग आए क्यों नहीं। मंच पर एक जगह अंधेरे में पहले से खड़ा एक आदमी स्पॉटलाइट में दिखाई देता है। उसको देखकर लगता है वो कोई बहुत पैसे वाला है। पूज्यवर्धन, शुक्रिया कहना चाहते हैं आपको। किशन, हम, बोलिए। पूज्यवर्धन, बहुत प्रभावित हुए हैं हम आपसे। अब से चोरी ना करने का फैसला लिया है। आपकी बातें काफ़ी अच्छी लगी हमको। अब हमने भी सोचना शुरू कर दिया है। एक बात बताते हैं आपको, जिस रात पहली बार आप अपने घर से निकले थे, उस रात मैं अपने पड़ोसी के घर गया था। सुबह चोरी करके जब मैं अपने घर आया तो क्या देखता हूँ, मेरे घर में सब कुछ बिल्कुल वैसे के वैसा था। यानी कि पहली बार किसी के घर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ था। इसके बारे में मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया, बस सोचता रहा। काफ़ी सोचने के बाद असल समस्या समझ में आई। दरअसल आपके इधर आ जाने से हर रात किसी दूसरे ने तो आपके यहाँ चोरी की, लेकिन उसी रात आपने किसी के यहाँ से कुछ नहीं चुराया जिसके घर आपको चोरी करनी थी। सुबह जब वो घर लौटता तो पाता कि उसका सारा सामान सुरक्षित है, जैसा कि मेरे साथ हुआ था। मतलब ये हुआ कि मैं और मेरे जैसे कुछ लोगों की संपत्ति बाकियों की तुलना में अधिक हो गई। अब जरा आगे सुनिए। कुछ ही दिनों में आपके घर का कोना कोना साफ हो गया। मतलब आपका घर पूरी तरह से खाली हो गया। यानी कि कुछ दिनों बाद जब भी कोई आपके घर चोरी करने गया उसे खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा। लौटकर सुबह जब वह अपने घर आया तो उसे पता चला उसका घर तो खाली हो चुका है। इसका यह मतलब हुआ कि अब कुछ लोग ऐसे भी हो गए जो खाने खाने को मोहताज हो गए। कमेटी वाला बोलते हुए विंग से निकलकर आता है। कमेटी वाला, भले ही चोरी करने वालों के पास कुछ नहीं था, लेकिन कमेटी वालों के पास अपना नियम तो था ही। सो कमेटी वालों ने अधिभार जमा करने के लिए उन पर दबाव डालना शुरू कर दिया, जिस पर उन लोगों ने उल्टा कमेटी वालों के सामने अपने परिवार के लिए खाने की व्यवस्था करने की मांग रख दी। साथ ही वे अधिभार के पैसे का हिसाब भी मांगने लगे। बस होना क्या था, कमेटी वालों ने अपने नियम की किताब उनके सामने रख दी। पूज्यवर्धन, अब कमाल देखिए, उधर कमेटी वाले पहले से ही थे और इधर हम जैसे कुछ रईस भी हो गए। जो लोग खाने तक को मोहताज हो गए थे उनका पक्ष रखने के लिए हम लोग इन लोगों के पास गए। कमेटी वाला, इसलिए हमने यह फैसला लिया है कि अब से पूज्यवर्धन साहब भी चोरी का काम बंद कर दें जनता की सेवा के लिए और आप ही की तरह यहाँ आकर तपस्या करें। पूज्यवर्धन, अब हम गरीब हो चुके लोगों के हित में काम करेंगे। वाह वाह, हाय रे मेरी भोली जनता। कुलभूषण का घर, वो काफ़ी परेशान दिख रहा है। परेशानी की वजह से कभी दाएं बाएं चल रहा है। वो किसी के आने का इंतज़ार कर रहा है। बार बार वो विंग की ओर देखकर आता है। कुलभूषण, अपने आप से, मैंने कहा था कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं ही आपके घर आ जाऊंगा। लेकिन नहीं, कहते हैं कमेटी वालों ने घर से निकलना मना किया है, इसलिए निकलना ज़रूरी है। मैं कहता हूँ क्या ज़रूरत है कमेटी वालों से पंगा लेने की। कोई दरवाज़ा खटखटाता है। बिना किसी देरी के वो दरवाजे पर जाता है और किशन का बाँह पकड़कर अंदर लाता है। कुलभूषण, आइए आइए, आप ही की राह देख रहा था। कुर्सी पर बैठाता है। आप पहले बैठिए। बैठ जाइए। कुछ सेकंड तक सन्नाटा। कोष्टक डॉट। कुलभूषण, एकाएक कहते हैं चोरी करना क्राइम है। क्राइम, समझे? क्राइम
मतलब कमेटी वाले हमसे कहते हैं कि चोरी करना अपराध है और चोरी करने वालों को सजा दी जाएगी। किशन, मैंने तो पहले ही मना किया था आप लोगों को। कुलभूषण, कैसी कैसी बातें करते हैं आप? कम से कम आप तो ऐसी बात मत कीजिए। किशन उसके नज़दीक जाकर घुटनों के बल बैठ जाता है और उसका हाथ पकड़ अपने सीने पर लगाता है। ये देखिए, आप मेरे दिल की धड़कन देखिए, मानो अभी मेरा सीना फाड़ के बाहर निकल जाएगा। ऐसी बातें मत कीजिए। आप बताइए क्या किया जा सकता है अब? बैठिए, आप ऐसे परेशान होने से कुछ नहीं होगा। वास्तव में ये कमेटी वालों की बौखलाहट है। चोरी के पारंपरिक तरीके से जहां एक ओर उनके मुनाफे में भी कमी आने लगी है, वहीं दूसरी तरफ कुछ एक चोरों ने चोरी करके उनकी जितनी ही संपत्ति बना ली है, इसलिए वो बौखला गए हैं। उनकी बौखलाहट का दूसरा कारण ये भी है कि आप में से कईयों ने चोरी के नए तरीके को अपनाने से मना कर दिया है। कुलभूषण, क्यों अपनाएं इस नए तरीके को? कहते हैं कि अब से चोरी बंद, अब से सिर्फ तस्करी होगी। तस्करी? समझे, अब से सिर्फ तस्करी होगी और इसके लिए आपको एक गिरोह ज्वाइन करना होगा। जो नहीं ज्वाइन करेगा उसे नोटिस दिया जाएगा। नोटिस दिया जाएगा नहीं, नोटिस दे दिया गया है। अपने जेब से एक कागज का टुकड़ा निकालता है। ये देखिए, ये कहते हैं मैं रात में संबात करता हूँ। सुन रहे हैं आप? रात में संबात? कोई रात में संबात कैसे कर सकता है? तो उसे गलत कहना ही होगा। किशन, सुनिए आप, अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसे गलत कहना ही होगा। अगर कोई गुनाह करता है तो उसका विरोध तो करना ही होगा। यह विरोध मेरे और आपके अकेले या अलग अलग करने से कुछ नहीं होगा। इसके लिए सबको संगठित होना होगा। सावित्री 2 कप चाय लिए मंच पर आती है। एक कप किशन को देती है, दूसरा कप कुलभूषण की तरफ बढ़ाते हुए कहती है। *. सावित्री, आप लोग बेवजह इन कमेटी वालों से दुश्मनी कर रहे हैं। जैसा वे लोग कहते हैं कर लीजिए ना। सभी तो कर ही रहे हैं। मुझे 56 भोग नहीं चाहिए। मेरे लिए तो मेरा परिवार ठीक से रहे और खाने को 2 जून की रोटी मिल जाए। बस इससे अधिक अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। कुलभूषण, यही तो वो चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम आजीवन उनके लिए चोरी करते रहें। उनकी चालाकी देखो, वो खुद अपने लिए चोरी नहीं करते बल्कि करवाते हैं। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर चोरी जैसे काम को अपराध बताकर हमें फंसा सके, और क्योंकि वो तो चोरी करते नहीं इसलिए खुद को पाक साफ बता देंगे। हम उनके लिए भी चोरी करते हैं। अपने सपने, अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए हमारे पास समय नहीं होता है। मैंने देखा है बाकियों को बिल्कुल अंधेरे में, जब पूरा मोहल्ला, घर में सभी सो रहे होते हैं, वे तब आते हैं। चुपचाप अकेले खाना खाते हैं, सोते हैं, फिर अगले दिन चोरी पर निकल जाते हैं। वो बस इतना ही देते हैं जितने में एक इंसान जिंदा भर रह सके या जिसे जीवित होने का भ्रम होता रहे। वो खुद को ईश्वर की जगह रखने की कोशिश में लगे हैं। वो चाहते हैं कि लोग आजीवन उनकी पूजा करें। चोरी करके मैंने देख लिया क्या मिला? उल्टे जेल जाने की नौबत आ गई। अब मैं तस्करी नहीं करूंगा, चाहे मुझे जेल ही क्यों न जाना पड़े। संघर्ष तो दोनों ही तरह से है, चाहे मैं चोरी तस्करी करूं या कमेटी वालों का विरोध करूं। पहले वाले संघर्ष से ना तो मेरा आज ठीक है और ना ही हमारे बच्चे का भविष्य ठीक होगा। हाँ, दूसरे वाले संघर्ष में अगर मेरा आज ठीक नहीं होगा तो कम से कम मेरी बेटी का भविष्य तो अच्छा होगा ही होगा। सावित्री भावुक हो जाती है और कहती है। *. सावित्री, आप अगर कैदखाने में चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा, कभी सोचा है? कुलभूषण, हमारी बेटी का जब जन्म होने वाला था कितने खुश थे हम। उसके जन्म से पहले ही हमने उसके बारे में प्लान बना लिया था। याद है आपको, जब हमारी बेटी हुई थी तब आपने क्या कहा था? सावित्री भाव में खो जाती है। हम इसे दुनिया जहां की खुशियां देंगे, अच्छी जगह पढ़ाएंगे, अच्छी सोसाइटी में रखेंगे, अच्छे अच्छे कपड़े देंगे। कुलभूषण, जब ये किसी शोरूम में जाएगी तो प्राइस टैग देखे बिना कपड़े पसंद करेगी। सावित्री, इसके पास अपनी खुद की एक बड़ी सी गाड़ी होगी। कुलभूषण, वो हमारी तरह किराए के फ्लैट में नहीं रहेगी। सावित्री, उसके पास खुद का एक बड़ा सा बंगला होगा। कुलभूषण, उस बंगले में हम एक बड़ा सा गार्डन बनवाएंगे। सावित्री, और शाम को उसी गार्डन में हम सभी चाय पिएंगे। कुलभूषण, गर्मियों में विदेश भी तो जाएंगे। सावित्री, कभी हवाई जहाज तो कभी पानी के जहाज से दुनिया की सैर करेंगे। तभी सादे भेष में कुछ लोग घर के अंदर घुस आते हैं। उनमें से एक के हाथ में बंदूक और एक के पास लाठी है। वे सबको घेर लेते हैं और उनमें से एक कहता है।
बंदूक वाला तस्कर गिरोह की तरफ से तुम सब कैद में लिए जाते हो। तभी लाठी वाला बंदूक वाले के पास आता है और किशन की ओर इशारा करते हुए उसके कान में कुछ कहता है। बंदूक वाला, अच्छा तो तुम भी यहाँ हो, चलो भागो यहाँ से। किशन आत्मसमर्पण की मुद्रा में अपने दोनों हाथ ऊपर उठा देता। कोष्टक डॉट। किशन, नहीं मैं नहीं भागूंगा। बंदूक वाला, भाग जाओ तुम। किशन, नहीं मैं नहीं भागूंगा। बंदूक वाला, मैं कहता हूँ भाग जाओ तुम। किशन को गोली मार देता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। भाग जाओ, तुमने हमारे लोगों को बहका दिया है, तुम्हारा रहना ही हमारे लिए खतरनाक है। किशन को गोली लगते देख कुलभूषण सावित्री चीखने लगते हैं। बंदूक वाला अब कुलभूषण से कहता है, तब तक दिव्या अंदर से बाहर आ जाती है। दिव्या, पापा ये क्या हो रहा? बंदूक वाला, तुम पर चोरी करने और लोगों को भड़काने का आरोप है, इसलिए तस्कर गिरोह ने तुमको कैदखाने में डालने का फैसला लिया है। लाठी वाला आगे बढ़कर कुलभूषण को पकड़ लेता है और उसे लेकर दोनों जाने लगते हैं। दिव्या अपनी रो रही माँ को संभालती है, कुलभूषण उनके साथ चला जाता है। दिव्या, एक, माँ पापा ठीक कहते हैं, हम अब तक बिना सोचे समझे बिना सही गलत का पता लगाए दूसरों की बात को ही सही मानते रहे। जिस काम को कमेटी वालों ने ठीक कहा, हमारे पापा उसे पूरी निष्ठा के साथ दिन रात करते रहे, सिर्फ इस उम्मीद में कि कल हमारा आज से बेहतर होगा। क्योंकि कमेटी वाले तो पहले से ही जानते थे कि यह काम सीधे सीधे अपराध है, इसलिए उन्होंने खुद कभी चोरी नहीं की। जब उन्हें लगा कि उनका भेद खुलने वाला है, तब उन्होंने चोरी जैसे अपराध को घोषित रूप से अपराध घोषित कर दिया। माँ, कितने सपने, कितने ख्वाब बुने थे आप लोगों ने, अपनी इच्छाओं के साथ सिर्फ समझौते ही तो किए आप लोगों ने। क्या ये ज़रूरी नहीं कि अब इन ख्वाबों, इन सपनों को पूरा करने के लिए सही गलत की परख हम खुद करें? तभी तो हमारा कल आज से बेहतर होगा। माँ, अपने सपनों के लिए हम अपना रास्ता खुद चुनेंगे, हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे माँ। समाप्त। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ।